नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की खबरों को समेट कर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में दिखाएंगे दिन भर की सभी अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित। आसियान को बताया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्तंभ। भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजद पर करारा प्रहार। कहा, लोग अराजकता के दौर में वापस नहीं लौटेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वक्फ एक्ट को फाड़ने के बयान को लेकर भाजपा ने बताया तुष्टीकरण का दाव। खरना के साथ 36 घंटे का छठ का निर्जला महाव्रत शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। पर्व को बताया संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतिबिंब। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशल्स गणराज्य के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति ने सामुदायिक कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सेशल्स के विकास में सहयोग देने के लिए भारत प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 21 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। 13 महिला और 8 पुरुष नक्सली शामिल। पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना की सशक्त पहल। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में शांति समझौता। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। आरजेडी बिहार में विकास, पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात करते करते अब वक्फ के मुद्दे पर आई। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनाने का अपनी सरकार बनने पर वक्फ कानून फाड़ने का ऐलान किया है और इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सहित एनडीए दलों के नेताओं ने आरजेडी को जमकर घेरा है, तो कांग्रेस भी तेजस्वी यादव के इस बयान से असहज नजर आ रही है। इस सबके बीच आरजेडी ने बिहार की जनता से नए वादे भी किए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर जंगल राज वापस लाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। बिहार के संग्राम में तुष्टीकरण का दांव। तेजस्वी यादव ने वक्फ एक्ट फाड़ने की कही बात। आरजेडी ने वादों की लगाई झड़ी। एनडीए ने महागठबंधन पर झूठे वायदों का लगाया आरोप। बिहार का चुनावी संग्राम नए मोड़ लेता नजर आ रहा है। अब चुनावी वायदों में तमाम नेता नई धार देते नजर आ रहे हैं। बिहार के मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने के लिए आरजेडी ने वक्फ एक्ट को खत्म करने का नया दांव चला है। शनिवार को आरजेडी एमएलसी ने वक्फ एक्ट को खत्म करने की बात कही थी, तो रविवार को तेजस्वी यादव ने कटिहार में चुनावी रैली में वक्फ एक्ट को फाड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण पर एनडीए सहित तमाम दलों के नेताओं ने आरजेडी को जमकर घेरा। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आरजेडी के लोग जंगल राज वाले हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि जो केंद्र के पार्लियामेंट से कानून बना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है, उसको किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि वो उसको खत्म कर दे। लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। कानून बन जाता है तो बन जाता है, हाँ, उसका क्रियान्वयन करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होती है। जो कानून होगा, कानून के अलग तो कोई भी कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के मित्रों की सरकार नहीं जाएगी।
ये इनका एक शगुफा छोड़ने का होता है कि भाई कहीं भी जाकर किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम एंट्री जो है करवा लो चुनाव में। जहां एक और आरजेडी वक्फ एक्ट को खत्म करने के नाम पर मुस्लिमों को लुभाने में लगी है, तो कांग्रेस ने भी मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने के लिए महागठबंधन की सरकार बनने पर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का दांव चल दिया। बिहार के अंदर निश्चित तौर से एक मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना ही चाहिए। 19% वोट है और वो 99% इंडिया के साथ खड़ा है, उसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। वादों की फहरिस्त में तेजस्वी यादव ने रविवार को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन, बीमा, तमाम वर्गों को ब्याज मुक्त लोन देने समेत कई घोषणाएं कर दी। तेजस्वी के इस वादे पर एनडीए के नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरा और कहा कि अब बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं के झूठे वायदों में फंसने वाली नहीं है। कि यह मैनिफेस्टो का काम है, यही मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। मैनिफेस्टो से तय होता है कि वो क्या चाहते हैं, इसका बजट क्या होगा, कैसे इसका प्रावधान होगा। कि सिर्फ बोलने से तो बिहार की जनता समझेगी नहीं। बिहार की जनता समझ चुकी है कि लालू जी का परिवार लूटने के लिए और अपराधीकरण करने के लिए है। क्यों एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार प्रदेश की सत्ता में रहेगा? आप अगर नहीं तो फिर आपकी अर्धांगिनी, अगर वो नहीं तो फिर अब आपका बेटा, मतलब आपके पूरे राजद में और कोई कैपेबल नहीं है। गया वो दौर, गया वो जमाना। बिहार की जनता अब आपकी इन बातों में, इंक्लूडिंग मुसलमान, इस बार मुसलमान भी आपका साथ नहीं देगा, कितना आप MY समीकरण अपना बनाते रहे। सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है और मतदाताओं को भरमाते रहा है, भी वही टैक्टिस अपनाया है। मैं सोचता हूं कि बिहार की जनता इतना कमजोर नहीं है, इतना इन लोगों में बुद्धिमत्ता है और राजनीतिक चेतना है कि इन लोगों के बहकावे में लोग नहीं आएगा। छठ पर्व की छठा के बीच बिहार का चुनावी संग्राम नए वादों से गुलजार है, तो आरोप प्रत्यारोप की झड़ी भी लगी हुई है। 2 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता किसके वायदे पर मुहर लगाती है, ये तो नतीजों के साथ ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सभी दल अपने अपने पिटारे से वायदों की फहरिस्त लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए 2005 से पहले के बिहार की स्थिति को याद करते हुए तत्कालीन आरजेडी सरकार पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि उस समय राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था और लोग शाम 6 बजे के बाद घरों से निकलने से डरते थे। नीतीश कुमार ने लिखा कि 2005 में सरकार बनने के बाद उनकी प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करने की रही और अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। उन्होंने बताया कि उस समय बिहार में पुलिस में केवल 42,481 पुलिसकर्मी थे, अब इनकी संख्या 1.25 लाख से ज़्यादा हो गई है। राज्य में थानों की संख्या 817 से बढ़कर 1,380 हो गई है और पुलिस को आधुनिक हथियारों और वाहनों से लैस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 में पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आदिवासी महिला स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया। आज बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे अधिक है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब राज्य में डर और भय का वातावरण नहीं है, बल्कि प्रेम, भाईचारे और शांति का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि बिहार अब सुशासन और खुशहाली का प्रतीक बन चुका है और बिहारी कहलाना अब गर्व की बात है। और बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है। राज्य की 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। कहीं महागठबंधन के घटक दल आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं बागी उम्मीदवारों ने दोनों दलों की नींद उड़ा रखी है। आइए आपको दिखाते हैं बिहार की इन 19 हॉट सीटों की जंग। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ सीटों पर मुकाबले बेहद दिलचस्प नजर आ रहे हैं। राज्य की 19 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है, तो कहीं महागठबंधन के ही 2 घटक दल आमने सामने हैं, तो कहीं बागी उम्मीदवारों ने पुराने दलों की नींद उड़ा रखी है। बिहार के चुनावी मैदान में कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 19 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। गोपालपुर सीट पर जनता दल यूनाइटेड के बुलो मंडल का सामना अपने ही दल के बागी गोपाल मंडल से है।
यहाँ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रेम सागर यादव की दावेदारी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दिनारा सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आलोक सिंह को विपक्षी महागठबंधन के साथ साथ बागी जयकुमार सिंह से भी जूझना पड़ रहा है। वहीं कस्बा सीट पर कांग्रेस के बागी आफाक आलम ने पार्टी प्रत्याशी इरफान आलम के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सासाराम सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मैदान में है। उनके सामने है आरजेडी के सत्येंद्र शाह और बसपा प्रत्याशी अशोक कुमार भी हैं, जो खुद कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। ऐसे में कुशवाहा मतदाताओं का झुकाव स्नेहलता की हार जीत तय कर सकता है। महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट वाली सीटों में से 4 सुल्तानगंज, कहलगांव, सिकंदरा और नरकटियागंज में एनडीए के सामने कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आपस में ही आमने सामने हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला नरकटियागंज सीट पर है। यह एनडीए उम्मीदवार संजय पांडे के सामने कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे मैदान में हैं, तो राजद से दीपक यादव ने भी ताल ठोक दी है। ऐसे में तीनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला कांटे का बन गया है। कुल मिलाकर पहले चरण की 5 और दूसरे चरण की 6 सीटों पर महागठबंधन के दलों के बीच फ्रेंडली फाइट है। जदयू में भी बागी प्रत्याशी अखाड़े में कूद चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि नफा और नुकसान किसे ज्यादा होगा। कैमरामैन राधा कृष्ण के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, नालंदा। भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। कुआलालंपुर में संपन्न भारत आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा की। अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में भारत और आसियान के बीच कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के तहत हुए 22वें भारत आसियान सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने तिमोर लेत्से को आसियान के सदस्य के रूप में शामिल होने की बधाई दी और घोषणा की कि वर्ष 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कनेक्टिविटी और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। हम 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम है समावेशिता और स्थिरता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि भारत हिंद प्रशांत में आसियान की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख स्तंभ बताया। साझा सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर उन्होंने बल दिया। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख स्तंभ है। हम केवल व्यापारिक साझेदार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान के बीच शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और तकनीक, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में भी सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने साझा सांस्कृतिक विरासत को संजोने और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। भारत और आसियान रणनीतिक साझेदार हैं और दुनिया की 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों का साथ आना दुनिया में स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बात और नहीं मलेशिया में आसियान के आयोजक और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने ये बात कही। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। भारत और आसियान नेताओं ने बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में दोनों पक्षों ने सस्टेनेबल और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प जताया। दोनों पक्षों ने पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिरता को पर्यटन विकास की आधारशिला बताया। बयान में ग्रीन, ब्लू और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों पर पर्यटन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता देने की बात कही गई। ट्रैवल फॉर लाइफ पहल के तहत
जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल यात्रा को प्रोत्साहित करने और पर्यटन स्थलों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और प्रदूषण में कमी लाने पर सहमति बनी है। महिलाओं, युवाओं और स्थानीय समुदाय की आर्थिक भागीदारी और क्षमता निर्माण को भी प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। हस्तशिल्प, फैशन और टेक्सटाइल को पर्यटन से जोड़ने पर बल देते हुए वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में बनाने का भी निर्णय लिया गया है। और अब बात छठ महापर्व की। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। नहाय खाए के साथ कल इस पर्व की शुरुआत हुई और आज खरने के प्रसाद के साथ 36 घंटे के निर्जला महाव्रत की शुरुआत हुई। बिहार, झारखंड से लेकर दिल्ली, मुंबई सहित देश के तमाम शहरों में छठ की छटा देखते ही बन रही है। जगह जगह नदी और तालाबों को, घाटों को सजाया गया है। व्रत रखने वाले परिवारों में भी जबरदस्त उत्साह है। भगवान सूर्य और प्रकृति की उपासना का ये पर्व मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर खत्म होगा। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के कई हिस्सों में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। देश के कई राज्यों में छठ की आस्था की छटा हर ओर नजर आ रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती अपने परिवार की सुख, शांति और संतान की लंबी उम्र के लिए सूर्य देव और छठी माई की पूजा कर रहे हैं। रविवार शाम को खरने के साथ 36 घंटे का छठ का निर्जला महाव्रत शुरू हो गया। खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया गया। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के लिए घाटों को विशेष तौर पर सजाया गया है। छठ का दूसरा दिन यानी खरना आज है और ऐसे में हम इस समय सोनिया विहार में पहुंचे। परिवार के कई सारे लोग मिलकर के पूजा के लिए स्थान बना रहे हैं जो कि नदी के जस्ट सामने ही है। जरा पूछते हैं क्या कुछ ये है। छठ पूजा के लिए सिरसोपता हम लोग अपने आस्था के लिए बनाते हैं। पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं हम सब चीज़ों को इकट्ठा करके माता रानी के सामने रख करके और अपने परिवार के लिए अच्छी सद्भावना रखते हैं और समाज के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं और उससे माता रानी सबका कल्याण करती है। 100 घर के हिसाब से हम पूरा घेर के अपना बनाए पूरे परिवार का। और हम लोग क्या करते हैं, पूरा पृथ्वी पे पूरे यहाँ पे हर कोई उगते सूरज को वो करते हैं, अर्घ देते हैं। हम लोग शाम को सूरज के पहले, सबसे पहले शाम को सूरज को अर्घ देते हैं और सब पूरा विश्व के कल्याण मांगते हैं हम लोग। राजधानी दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली के विभिन्न घाटों का दौरा किया। उन्होंने वासुदेव घाट, नांगलोई और निहाल विहार और नरेला छठ घाटों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। पूरे दिल्ली में अभूतपूर्व योजना इस बार छठ के लिए मनाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा। हर जिले में मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं। पहले यमुना के घाट पर नहीं मनाए जाते थे छठ पर्व को, वहां पे सरकार द्वारा, केजरीवाल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था। इस बार यमुना में भी 20 के करीब में छठ घाट वहां पे बहुत ही बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। लोग जहां एक और हर प्रकार के फल फूल खरीद रहे हैं तो वहीं पूजा के सामानों की दुकानों पर भी भारी भीड़ है। उधर लोग अपने अपने पूजा स्थान चिन्हित करते भी नजर आए। 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद सोमवार को सूर्य षष्ठी की शाम व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। चतुर्थ दिवसीय अनुष्ठान के अंतिम दिन सप्तमी यानी मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती पारण कर व्रत का समापन करेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अंकित मिश्रा और मोहित शुक्ला की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और छठ का पर्व केवल भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू में छठ पर्व से पहले अर्घ्य की तैयारी करते हुए घाटों की लगातार सफाई की जा रही है। और त्योहारी सीजन में रेलवे ने 12,000 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाई हैं ताकि आम लोगों को उनके घर तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली, पटना समेत अनेक बड़े स्टेशनों पर रेलवे यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा पर खासा जोर है। त्योहारी सीजन में अब तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा रेल यात्री सफ़र कर चुके हैं और इस सीजन में यह आंकड़ा 2.5 करोड़ के करीब पार कर सकता है। लोक आस्था के महापर्व छठ समेत त्योहारी सीजन में रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। इस दौरान भारतीय रेलवे हजारों विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है, जिनमें अब तक करोड़ों यात्री सफर कर चुके हैं। साथ ही कई प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली से उत्तर रेलवे द्वारा 33 स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया गया।
इनमें से नई दिल्ली से 9, दिल्ली जंक्शन से 4, आनंद विहार टर्मिनल से 9 ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही हजरत निजामुद्दीन से 2, शकूर बस्ती से 5, दिल्ली सराय रोहिल्ला, शामली और रोहतक से भी 4 ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 3 पासिंग ट्रेनें भी हैं। वहीं शनिवार को भी दिल्ली क्षेत्र के 6 स्टेशनों से 3.5 लाख से अधिक यात्री रवाना हुए। मैं दिल्ली से बिहार जा रही हूँ। नई दिल्ली में मैं खड़ी हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था है, साफ सुथरा भी सब सही है, सीट भी अच्छे से मुझे मिल गई है। रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे एक नए भारत, स्वर्ण युग भारत का सपना दिख रहा है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इस त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा चुका है। वहीं त्योहारी सीजन के अंत तक यह आंकड़ा 2.5 करोड़ से अधिक पहुंचने की संभावना है। यात्रियों की इतनी भारी संख्या को देखते हुए रेलगाड़ियों के अलावा होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर और अन्य सुविधाओं का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा हीट मैपिंग की तकनीक के जरिए भी भीड़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही स्टेशनों पर बने होल्डिंग एरिया में छठ के गीत चल रहे हैं और कुछ स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर इनके जरिए छठ के महत्व को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत अच्छा है और यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे छठ पूजा का भजन बज रहे हैं बहुत अच्छा से। पहले से ज्यादा देख रहे हैं, साफ सफाई हर चीज हो गया है। बहुत अच्छे होते होते यात्रियों में भी एक भावपूर्ण माहौल है, एक अच्छा उत्साह का केंद्र बना हुआ है अभी ये स्टेशन भारतीय रेलवे का। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी को, मोदी जी को। छठ महापर्व के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए भी भरपूर इंतजाम है। बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों के 30 प्रमुख स्टेशनों पर बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पूछताछ केंद्र और चिकित्सा सहायता बूथ जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल का स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे ने भी 620 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। नारंगी से गोरखपुर और डिब्रूगढ़ से गोरखपुर के साथ ही न्यू जलपाईगुड़ी से आगरा के बीच भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। एनएफआर ने बड़े स्टेशनों पर रेस्टिंग कैंप और टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई हैं। त्यौहार के दौरान रेलवे ने देश भर में 12,075 ट्रेनें नई संचालित की हैं। दीपावली और छठ पूजा पर लोगों को सुरक्षित और सुगम तरीके से घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने यह अभूतपूर्व कदम उठाया है। रेलवे के मुताबिक देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, पुणे, मुंबई पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की तरफ से कुल 620 स्पेशल ट्रेनों का आयोजन किया गया है। इसमें से ट्रेनें जैसे कि नारंगी से गोरखपुर की ट्रेन है, डिब्रूगढ़ से गोरखपुर की ट्रेन है, कटिहार से सोनपुर, न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, न्यू जलपाईगुड़ी से आगरा, इस तरह के कई सारे ट्रेन की व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो यात्री छठ के इस पावन पर्व पे अपने घर जा रहे हो या घर से वापस आ रहे हो उनके लिए ये सुविधाजनक हो जाए। छठ के मौके पर बिहार के पटना और पूर्णिया एयरपोर्ट पर यात्रियों की खास सुविधा का ध्यान रखा गया है और यात्रियों के संचालन को देखते हुए पटना और पूर्णिया एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली यात्रियों की संख्या में वृद्धि भी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को पटना एयरपोर्ट से 116 फ्लाइट ऑपरेट की गई और 16,306 पैसेंजर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। पूर्णिया एयरपोर्ट की अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक यहां पहली बार एक दिन में 10 फ्लाइट ऑपरेट की गई। यहाँ एक दिन में कुल 1083 यात्री पहुँचे हैं। ये उत्तर बिहार के बढ़ते हवाई संपर्क के लिए बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति और स्वच्छता से जुड़े महापर्व छठ का जिक्र करते हुए देशवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी है। उन्होंने गुजरात में मैंग्रोव पेड़ों के लगाने की मुहिम का जिक्र करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे इन प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की है।
छठ पर्व आस्था, आराधना और प्रकृति प्रेम का अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में देश भर में छठ पर्व के उल्लास का जिक्र करते हुए छठ पर्व का व्रत रखने वाली महिलाओं के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायी बताया। सादगी और संयम के प्रतीक छठ पर्व के दौरान पवित्रता और नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। छठ घाटों पर इस दौरान पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। छठ महापर्व स्वच्छता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से स्वच्छता पर जोर रहा है। उन्होंने देश भर में स्वच्छता और प्रकृति के लिए किए जा रहे विशेष पहलों का जिक्र किया। इस कड़ी में उन्होंने अंबिकापुर में चलाए जा रहे गार्बेज कैफे और बेंगलुरु में कुओं और झीलों की सफाई को प्रेरक उदाहरण बताते हुए इसे स्वच्छता की दिशा में बदलाव का वाहक बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया है। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है और कपिल जी ने यहाँ झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात तो ये है कि उन्होंने अपने मिशन में कॉरपोरेट्स और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है। साथियों, अंबिकापुर और बेंगलुरु ये प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी आकर के ही रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन में गुजरात में वन संरक्षण से जुड़े और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मैंग्रोव की भूमिका का जिक्र किया। गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहाँ की इकोसिस्टम में डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब यहाँ प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहाँ के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धौलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकृति के संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की और देशवासियों से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्वदेशी का मंत्र देते हैं और स्वदेशी की बात करते हैं।
मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कॉफ़ी की चर्चा की, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की चर्चा की है और इसे गुजरात में एकता नगर में होने वाली एकता दिवस परेड में भारतीय श्वानों के सामर्थ्य को देखने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हमारी संस्कृति और हमारे देश के कई पहलू सामने उभर कर आते हैं। प्रधानमंत्री का जोर वोकल फॉर लोकल पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चाय से जुड़ाव तो जग जाहिर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में उत्पादित होने वाली कॉफी की चर्चा की। अराकू कॉफी की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने कोरापुट कॉफी की चर्चा की है, जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। ओडिशा के कोरापुट में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कॉफी उत्पादन के काम में आ गए, जिससे उन्हें सम्मान और सफलता दोनों हासिल हुई। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। भारत की कॉफी की दुनिया भर में पहचान बन रही है। दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है, चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो, या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके, भारत की कॉफ़ी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफ़ी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफ़ी की पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल पहले मन की बात कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की बात की। उन्होंने देशवासियों और सुरक्षा बलों से भारतीय नस्ल के श्वानों को अपनाने की अपील की थी, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने जहां अपने दस्ते में इनकी संख्या बढ़ाई है, वहीं इन्हें तकनीक और नवाचार के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीएसएफ द्वारा श्वानों को विदेशी नाम देने के बजाय भारतीय नाम देने की परंपरा और भारतीय नस्ल के श्वानों के अद्भुत साहस का भी जिक्र किया। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक देसी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वैसे मुझे 31 अक्टूबर का भी इंतजार है। यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर एकता दिवस परेड भी होती है और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा। आप भी मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में नवाचार वाले विचारों पर काम होने का जिक्र किया। उन्होंने सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे व्यक्ति और समूहों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की, जिससे कि देश और नागरिकों के बारे में कई नए पहलू वे अपने कार्यक्रम के जरिए साझा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे प्रधानमंत्री के विचारों को जीवन में उतारें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दें। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 127वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा किए, तो महाराष्ट्र के पुणे में भी विभिन्न स्थानों पर लोगों ने इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से सुना। पुणे में नागरिकों ने नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के साथ सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को सुना। पूरे विश्व में मुझे लगता है कि ऐसा एकमेव ये जो कार्यक्रम हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जनता के साथ संवाद हर महीने करते हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है देशवासियों के लिए। आज के कार्यक्रम में 2-3 प्रमुख जो चीजें उन्होंने बातें जो कही, तो उसमें एक 150 साल अभी पूरे वंदे मातरम का जो महत्व है और वंदे मातरम के माध्यम से जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति जिस आई थी उसका एक बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि हम सभी ने पूरा साल वंदे मातरम
के 150 साल को मनाते हुए अच्छे अलग अलग से कार्यक्रम करने चाहिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म में हमें वंदे मातरम का मुझे लगता है कि उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आज मन की बात में मैंने देखा कि हमारे देश में मेक इन इंडिया के माध्यम से कॉफ़ी उग रही है, कॉफ़ी बन रही है, और अभी मोदी जी के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे देश में भी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी उग रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोग उसकी खेती कर रहे हैं, उनका अच्छा उससे आर्थिक जो भी गणित है उनका बैठ रहा है, और केवल कॉफ़ी उगा नहीं रहे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल से क्वालिटी की वो बना रहे हैं। जो अपने पंतप्रधान हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, जो उन्होंने मन की बात का कार्यक्रम लिया था वो बहुत ही अच्छा हुआ है। आज उन्होंने वृक्षारोपण लगाने का जो प्रयास किया है, मैं सभी के दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब लोग माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद। और मध्य प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुना। इंदौर में नागरिकों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को सुना और बाद में प्रधानमंत्री के संदेशों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। लोगों ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच और राष्ट्र हित के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा प्रधानमंत्री जी देते हैं, और आज आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने कॉफ़ी की बात कही है। काफ़ी हमारे यहाँ सब विदेशी मिलती है। अब ये कॉफ़ी का उत्पादन उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में होता है। छोटी छोटी बातों का प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान देते हैं। मुझे गर्व है कि यह जो मन की बात का कार्यक्रम है, ये बहुत छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बात करके उनको बड़ा आदमी बनाता है। मन की बात सुन के मोदी जी के जो वक्तव्य थे वो काफ़ी सराहनीय थे। एक हमें माननीय मेयर साहब हमारे साथ हैं, एक उन्होंने जो प्लास्टिक वाला संदेश दिया है वो काफ़ी सराहनीय था। अगर हम माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में उसको चालू करेंगे तो ये एक अच्छा इंदौर के लिए संदेश जाएगा। 8 बार नंबर आने के बाद प्लास्टिक लेके भोजन देना तो काफ़ी गरीबों का भला भी होगा, और ये दूसरी जो है विकृतियाँ समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। 1200 बेड वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल में 65 से अधिक सुपर स्पेशलिटीज और 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जो इसे दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में शामिल करते हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरापुरम में 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। ये एक ऐसा अत्याधुनिक ग्रीन और डिजिटल अस्पताल है जो उन्नत तकनीक, संवेदनशील देखभाल और सतत विकास का बेहतरीन उदाहरण है। भारत अब स्वास्थ्य सेवाओं के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में उत्तर भारत के सबसे उन्नत और सतत स्वास्थ्य केंद्र यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। 1200 बेड वाला यह नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन और डिजिटल अस्पताल उन्नत, टिकाऊ और मानवीय स्वास्थ्य सेवा का नया मानक स्थापित करता है। 8 एकड़ में फैला यशोदा मेडिसिटी कैंसर केयर, कार्डिक साइंसेज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और न्यूरो साइंसेज जैसे 65 से अधिक सुपर स्पेशलिटी और 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को एक ही छत के नीचे लेकर आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में
हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में, जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। अमेरिका की यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से लीड सर्टिफिकेशन के लिए पंजीकृत ये अस्पताल आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदना का अनोखा संगम है। यहाँ 22 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, 252 हाईटेक आईसीयू और एकीकृत इमरजेंसी एंड ट्रॉमा कमांड सिस्टम की सुविधा है, जो हर पल तेज और समन्वित आपातकालीन देखभाल सुनिश्चित करता है। यहाँ का हाईटेक कैंसर केयर इंस्टीट्यूट रेडियोथेरेपी में अभूतपूर्व सटीकता लाता है, साथ ही सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में नई तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देता है। यशोदा मेडिसिटी न सिर्फ अत्याधुनिक चिकित्सा का केंद्र है, बल्कि हील इंडिया और विकसित भारत 2047 की भावना का जीवंत प्रतीक भी है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, इंदिरापुरम, गाजियाबाद से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशल्स के दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति ने सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति डॉक्टर हार्मिनी को भारत की तरफ से बधाई दी और भारत एवं सेशल्स के बीच दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को एक बार फिर दोहराया। उपराष्ट्रपति ने सेशल्स में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। सेशेल्स के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर हार्मिनी को सेशेल्स के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के पहले सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय समुदाय के एक समारोह में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। I am especially delighted to meet with you, the Indian diaspora, whose presence here is a living testament to the enduring friendship between our 2 countries. इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत और सेशेल्स अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ेगी। सेशेल्स भारत की विजन महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। अपनी यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने भारत सेशल्स के रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो साझेदारी है ये दोनों देशों को भविष्य में और पास लेकर आएगी और इसमें भारतीय समुदाय का एक अहम हिस्सा रहेगा। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ डीडी न्यूज़ के लिए सेशल्स से मैं जयंती झा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय यात्रा पर सेशल्स पहुंचे तो वहां पर भारतीय समुदाय से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत एक सुरक्षित हिंद महासागर के लिए सेशल्स एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दूसरी तरफ वहां रह रहे भारतीयों का कहना है कि वे सेशल्स में व्यापार और कारोबार में मजबूती से जुड़े हैं और भारत में हो रहे विकास की सराहना करते हैं। सेशल्स में भारतीय सामान की बढ़ती उपलब्धता से भी वे खुश हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस समय आज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेशल्स के रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए बहुत साल हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से जब इंडिया वापस जाते हैं तो इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। लखनऊ में खास तौर से, क्योंकि हम लखनऊ ही के हैं, तो वहाँ पे हमें वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी दिखाई देती हैं और काफ़ी साफ दिखने लगा है अब। और यहाँ हिंदुस्तानी भी अब बहुत बढ़ गए हैं और वहाँ का सामान हमें भी यहाँ बहुत मिलने लगा है, वो बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी इधर आ रहे हैं तो इट इज़ ए ऑनर फॉर अस। चेंज आ जाएगा, इसीलिए इधर गवर्नमेंट भी बदला हुआ है। क्रूशल मोमेंट में एक उपराष्ट्रपति का रोल में इधर विजिट कर रहा है। इट बिल्ड्स ए वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। ऐसा सेशल्स के साथ इंडिया के साथ बहुत लंबा रिश्तेदारी तो है। इधर तो इंडियंस के लिए तो बहुत लेगेसी है। इधर अच्छा तरफ से इंडियंस इधर ग्रास रूटेड लेवल में है, सब लोग बिजनेस एंड ट्रेडिंग में भी है। देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया को लेकर अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी सोमवार शाम 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 वर्षों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और छत्तीसगढ़ में कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां 21 माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला और 8 पुरुष नक्सली शामिल हैं। ये सभी लोग आतंकवाद छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों में 18 हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें 3 AK-47 राइफल, 4 SLR समेत कई अन्य घातक हथियार शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार नक्सल विरोधी अभियान को मजबूत कर रही हैं और मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव की पहल भी तेज हो रही है। हाँ, पिछले समय रुपेश के नेतृत्व में जो 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, उसी में से कुछ लोग बच गए थे जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। अब माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने ठाना है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को मुंबई के मझगांव डॉक पर लाभार्थियों को अत्याधुनिक डीप सी फिशिंग वेसल्स यानी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम सहकारिता आधारित डीप सी फिशिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल को प्रदर्शित करता है। इन नौकाओं का वितरण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जा रहा है। प्रत्येक नौका की लागत लगभग 1,20 लाख रुपए है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारत सरकार के मत्स्य विभाग का वित्तीय सहयोग शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकॉनमी की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। ये कार्यक्रम भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई नौकाएं मछुआरों को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज में संसाधनों के दोहन की सुविधा देगी और इससे विशेषकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली मछलियां जैसे टूना की पकड़ बढ़ेगी। भारत के समुद्री निर्यात में नई गति हासिल होगी। अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल सिस्टम से लैस ये नौकाएं सुरक्षा, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देंगी। इसके साथ ही ये पहल भारत की वैश्विक समुद्री व्यापार में स्थिति को और मजबूत करते हुए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात की तस्वीरों को गृह मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। और दिल्ली दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरों को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। और बनारस घराने के मशहूर शास्त्रीय गायक पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र की स्मृति में राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में देवी फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र, दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र के पुत्र राम कुमार मिश्र और पौत्र राहुल मिश्र सहित शास्त्रीय संगीत जगत की नामी हस्तियों ने शिरकत की। पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र का देहांत 2 अक्टूबर को हुआ। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने भी पंडित छन्नूलाल मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की और शास्त्रीय संगीत के लिए उनके योगदान को याद किया। दिल को छूने वाला और आपको आपकी जो एक आध्यात्मिक जो एक तृप्ति है उस तक पहुंचाने वाला उनका संगीत था और
उनके चले जाने से पूरे जो हमारा एक अध्यात्म संगीत का एक क्षेत्र है, दुनिया है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र को श्रद्धांजलि देने के लिए आए लोगों ने उन्हें अपने अपने ढंग से याद किया। लोग सब श्रद्धांजलि देंगे, थोड़ा संगीत भी होगा जिसमें कि हमारे पुत्र राहुल तबला बजाएंगे, मैं भी बजाऊंगा, कुछ और यहाँ युवा जो दिल्ली के और भी कलाकार हैं, संतूर है, वायलिन है, वो लोग भी साथ में होंगे। तो इस तरह का जो है उनको हम लोग नादांजलि एक तरह से कह सकते हैं, उनको देंगे, उनको याद करेंगे। छन्नूलाल जी की तरह तो म्यूजिशियन होना, संगीत होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों के लिए, लेकिन ये अच्छा ये है कि उनका संगीत हम लोग संजो सके। अच्छे आयु में वो गए हैं और संगीत जगत को अपना जो ज्ञान है वो दिखा के गए हैं, बांट के गए हैं। उनके शिष्य लोग अच्छा कर रहे हैं, उनके बेटे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अपनी परंपरा को वो आगे ले जाएंगे। और कोई भी जाता है तो दुख तो होता ही है, तो हम सभी दुखी हैं और ईश्वर से बस यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अपनी 5वीं ऑपरेशनल उड़ान के तहत 2 नवंबर को CMS-03 संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा। ये उपग्रह भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास के विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में मल्टीबैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा। CMS-03 उपग्रह का वजन लगभग 4400 किलोग्राम है, जो अब तक भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में भेजा जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह है। LV-M3 प्रक्षेपण यान को रविवार को लॉन्च पैड पर भेज दिया गया, जहां से आगे की प्री लॉन्च प्रक्रियाओं की तैयारी चल रही है। इससे पहले LV-M3 प्रक्षेपण यान ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसके माध्यम से भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा था। और बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव चक्रवाती तूफान का रूप लेकर अगले 24 घंटे में तेजी से तट की तरफ बढ़ सकता है। ऐसी आशंका है कि 28 अक्टूबर की रात ये चक्रवात बड़ा आकार लेकर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के करीब तट से टकरा सकता है। इस चक्रवात के दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और ये बारिश 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने मछुआरों से अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बेहद भारी बारिश की उम्मीद है। The system will further likely to intensify into a severe cyclonic storm on 28th, and it is likely to cross Andhra Pradesh coast between Kalingapatnam and Machilipatnam around Kakinada on 28th evening/night. At the time of the system crossing the coast as a severe cyclonic storm, it is like strong winds of speed 90 to 100 and gusting to 110 very likely. Fishermen are advised not to venture into the above sea areas and the coastal areas of Andhra Pradesh during the next 5 days. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वर्ष के मौके पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा और पथिक लॉयर फोरम ने अधिवक्ता संकल्प पर्व का आयोजन किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों के अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ता और जुडिशरी से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत को एकता की डोर में बांधने वाले अखंड भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत को गढ़ने में उनकी भूमिका को याद करते हुए नमन किया गया। इस मौके पर भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया कार्य पूरी दुनिया में मिसाल है। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से इस देश के महान सपूत सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर आज ये आयोजन किया जा रहा है। इस महान सपूत ने इस देश को जो दिया वो दुनिया में एक अपने आप में उदाहरण है। 600 रियासतों को मिलाकर इस देश को भूगोल दिया, एक से एक महान काम किए। उनके त्याग और बलिदान को हम अपनी अगली पीढ़ी को बताना चाहते हैं। आज जो देश की यूनिटी हमें दिखती है नक्शे पर दुनिया में, वो सरदार पटेल के कारण है। गुर्जर महासभा
सामाजिक न्याय के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और देश में एक सशक्त सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबे समय से लड़ती चली आ रही है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में उनके इसको जयंती को हमने वकीलों के द्वारा मनाने का निश्चय किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये माननीय हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज और एमएम और पूरी जो लॉयर फॉर्म है उनके लिए ये आयोजन किया है। सरदार पटेल जी ने जो देश के सभी रियासतों को एक करने का ये जो बीड़ा संपूर्ण किया था, उसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। सरदार पटेल की जितनी भी अच्छाइयाँ थी, जो उनका देश की राजनीति में योगदान रहा और जो गुर्जर समाज के प्रति योगदान रहा, उसको आज मनाने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें लॉयर्स, जजेस और समाज के प्रभुत्व के लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशल्स दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे से सेशल्स में रह रहे भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। सेशल्स में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे के बाद भारतीयों का सेशल्स में सम्मान बढ़ा है और दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच चुके हैं और यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और भारतीय समुदाय से हमारे साथ धर्मवीर शर्मा जी यहां मौजूद हैं, जो कि यहीं रहते हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का अनुभव उनका रहा। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जी के साथ आपने फ़ोटो भी कराई, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव भारत और सेशल्स के आज के समय में आपको नज़र आता है और कितनी गहरी मित्रता दोनों देशों के बीच? मित्रता धीरे धीरे जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है। 2013 से मैंने सेशल्स इंडिया डे में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो उससे क्या हुआ है कि जो सेशल्स के लोग हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो आपस में नज़दीक आते जा रहे हैं। तो हर सेशल्स इंडिया डे जो हम अक्टूबर में मनाते हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं नागरिक, वो बहुत अपना उनका उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति जी हमारे पास आए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में आपको क्या लगता है कि नया भारत है जिसको आज पूरी दुनिया देखती है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तो हम लोगों में देखा है कि हमारी जो भारत की जो छवि है वो काफ़ी उभर रही है। मतलब लोग हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये तो रही धर्मवीर जी की बात, किस तरह का इनका अनुभव रहा। और भी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं इस जगह पर, उनसे भी आइए जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वो भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। यहाँ सेलिब्रेशन में तमिल फेस्टिवल्स और सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सब गुजराती सब फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं और कभी कभी बंगाली फंक्शन भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारा पुराना प्रेसिडेंट, उनके रूट्स बिहार से थे, वो लोग मॉरिशस गए थे, वहाँ से आए थे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।